हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, मगध के किस शासक ने वैशाली के लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध में वसस्कार नामक अपने मंत्री को भेजकर फूट डलवाई थी। मगध के किस शासक ने वैशाली के लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध में वसस्कार नामक अपने मंत्री को भेजकर फूट डलवाई थी। तो याद रखना है, अजात शत्रु ने जो है वसस्कार नामक अपने मंत्री को भेजकर जो है फूट डलवाई थी। क्वेश्चन नंबर 1 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को किसी विधेयक बिल पर अपनी सहमति रोकने या उसे वापस करने की वीटो शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को किसी विधेयक बिल पर अपनी सहमति रोकने या उसे वापस करने की वीटो शक्ति प्राप्त है। तो याद रखना, उसे वापस करने की वीटो शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 111 के तहत। क्वेश्चन नंबर 2 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। इनमें से कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव प्रकृति का होता है। प्रोटोरियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। इनमें कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी रेडियोएक्टिव प्रकृति का होता है। तो याद रखना, रेडियोएक्टिव प्रकृति का जो होता है केवल ट्रिटियम होता है। केवल ट्रिटियम जो है रेडियो एक्टिव प्रकृति का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले में क्रांतिकारियों ने एक स्वराज्य सरकार की स्थापना की थी जो कई हफ्तों तक चली। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले में क्रांतिकारियों ने एक स्वराज्य सरकार की स्थापना की थी जो कई हफ्तों तक चली थी। तो याद रखना है, जो कई हफ्तों तक चली थी, तो आपको याद रखना है भागलपुर सुल्तानपुर क्षेत्र। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले में क्रांतिकारियों ने एक स्वराज्य सरकार की स्थापना की थी। तो भागलपुर में जो है एक स्वराज्य सरकार की स्थापना की थी जो कई हफ्तों तक चली थी। क्वेश्चन नंबर 4 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखना है, उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर जो है आवृत्ति अपवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों में दीवान ए कज़ा विभाग का मुख्य उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से क्या था। शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों में दीवान ए कज़ा विभाग का मुख्य उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से क्या था। तो याद रखना, इसका मुख्य उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से जो है न्याय व्यवस्था और अदालतों की देखरेख करना था। क्वेश्चन नंबर 6 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी परमाणु के नाभिक से सबसे पहले बाहरी इलेक्ट्रॉन की दूरी को क्या कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी परमाणु के नाभिक से सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन की दूरी को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है, सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन की दूरी को क्या कहा जाता है, तो परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, भारत के किस राज्य में दंपा बाघ अभयारण्य दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है जो अपनी घनी पहाड़ियों और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। भारत के किस राज्य में दंपा बाघ अभयारण्य दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है जो अपनी घनी पहाड़ियों और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। तो याद रखना, जो अपनी घनी पहाड़ियों और जैव विविधता के लिए जाना जाता है, तो मिजोरम एक ऐसा क्षेत्र है जो घनी पहाड़ियों और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है,
वर्ष 1937 के बिहार प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद विधानसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर के रूप में किसे चुना गया था? वर्ष 1937 के बिहार प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद विधानसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर के रूप में किसे चुना गया था? तो याद रखना है, विधानसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर के रूप में जो है किसे चुना गया था? राम दयालु सिंह को। क्वेश्चन नंबर 9 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राम दयालु सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, मानव शरीर में किस ग्रंथि द्वारा एरिथ्रोपोटिन हार्मोन का उत्पादन होता है जो लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का निर्माण को गति देता है? मानव शरीर में किस ग्रंथि द्वारा एरिथ्रोपोटिन हार्मोन का उत्पादन होता है जो लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी के निर्माण को गति देता है? तो याद रखना, जो लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी के निर्माण को गति देता है तो विर्क किडनी। क्वेश्चन नंबर 10 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विर्क किडनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, मौर्य प्रशासन में शीताध्यक्ष नामक अधिकारी का मुख्य उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किस विभाग की देखरेख करना था? मौर्य प्रशासन में शीताध्यक्ष नामक अधिकारी का मुख्य उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किस विभाग की देखरेख करना था? तो याद रखना है, किस विभाग की देखरेख करना था? तो राजकीय कृषि भूमि का प्रबंधन करना था। क्वेश्चन नंबर 11 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड होगी? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड होगी? तो याद रखना है, अनुच्छेद 266 के तहत यह प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 12 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, हवाई जहाज के टायरों को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है क्योंकि वह उच्च दबाव और तापमान पर भी बहुत सुरक्षित और अज्वलनशील होता है? हवाई जहाज के टायरों को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह उच्च दबाव और तापमान पर भी बहुत सुरक्षित और अज्वलनशील होता है? तो आपको याद रखना है, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 13 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नाइट्रोजन। हवाई जहाज के टायरों को फुलाने के लिए जो है किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। यह उच्च दबाव तापमान पर भी बहुत सुरक्षित रहती है और यह अज्वलनशील होता है। याद रखना आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 13 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में स्थापित बिहार विद्यापीठ के पहले कुलपति चांसलर कौन बनाए गए थे? असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में स्थापित बिहार विद्यापीठ के पहले कुलपति चांसलर कौन बनाए गए थे? तो याद रखना है, पहले कुलपति चांसलर जो है कौन बनाए गए थे? तो मौलाना मजहरुल हक को बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 14 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, यदि किसी साधारण लोलक सिंपल पेंडुलम की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी साधारण लोलक सिंपल पेंडुलम की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके आवर्तकाल पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल जो है दुगुना हो जाएगा। याद रखना, उसका टाइम पीरियड पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश के शासकों ने सबसे लंबे समय तक लगभग 94 वर्ष तक शासन किया था? दिल्ली सल्तनत के किस वंश के शासकों ने सबसे लंबे समय तक लगभग 94 वर्ष तक शासन किया था? तो आपको याद रखना है, तुगलक वंश। क्वेश्चन नंबर 16 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तुगलक वंश जो है 94 वर्ष तक शासन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, कांच को एक गाढ़ा और चमकीला नीला रंग प्रदान करने के लिए उसमें किस रासायनिक यौगिक का मिलाया जाता है? किस रासायनिक यौगिक को मिलाया जाता है? कांच को एक गाढ़ा और चमकीला नीला रंग प्रदान करने के लिए उसमें किस रासायनिक यौगिक को मिलाया जाता है? तो याद रखना है,
उसमें किस रासायनिक यौगिक को मिलाया जाता है? तो आपको याद रखना है कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है बिहार का वह कौन सा जिला है जो नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ अपनी सीमाओं को स्पर्श करता है? बिहार का वह कौन सा जिला है जो नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ अपनी सीमाओं को स्पर्श करता है? तो आपको याद रखना है कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश दोनों के साथ अपनी सीमाओं को स्पर्श करता है? तो आपको याद रखना है पश्चिमी चंपारण। नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को सीमाओं को स्पर्श करता है पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 18 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह की जांच के लिए गठित चंपारण एग्रीयन कमेटी के सदस्यों में महात्मा गांधी के अलावा कौन सा ब्रिटिश अधिकारी भी शामिल था? वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह की जांच के लिए गठित चंपारण एग्रीयन कमेटी के सदस्यों में महात्मा गांधी के अलावा कौन सा ब्रिटिश अधिकारी शामिल था? तो याद रखना है कौन सा ब्रिटिश अधिकारी शामिल था? तो एलसी आर्मी शामिल था। क्वेश्चन नंबर 19 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एलसी आर्मी शामिल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है मानव शरीर में बोमन संपुट बोमन कैप्सूल किस आंतरिक प्रणाली का एक हिस्सा है जो रक्त को छानने का कार्य करता है? मानव शरीर में बोमन संपुट किस आंतरिक प्रणाली का हिस्सा है जो रक्त को छानने का कार्य करता है? तो याद रखना है जो रक्त को छानने का कार्य करता है तो उत्सर्जन प्रणाली नेफ्रॉन जो है रक्त को छानने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 20 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है बिहार के किस जिले में प्राचीन काल का विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था जिसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने की थी? बिहार के किस जिले में प्राचीन काल का विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था जिसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने की थी? तो आपको याद रखना है भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 21 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भागलपुर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था जिसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने की थी। कहाँ? भागलपुर में की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अखिल भारतीय सेवाओं ऑल इंडिया सर्विस जैसे आईएएस आईपीएस के सृजन का विशेष अधिकार देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अखिल भारतीय सेवाओं ऑल इंडिया सर्विस जैसे आईएएस आईपीएस के सृजन का विशेष अधिकार देता है? तो आपको याद रखना अनुच्छेद 312 के तहत। क्वेश्चन नंबर 22 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है रसायन विज्ञान में आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है जिन्होंने 1808 में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था? रसायन विज्ञान में आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है जिन्होंने 1808 में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो आपको याद रखना है जॉन डाल्टन। क्वेश्चन नंबर 23 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जॉन डाल्टन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है बिहार में बहने वाली बागमती नदी नेपाल की पहाड़ियों से निकलकर बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? बिहार में बहने वाली बागमती नदी नेपाल की पहाड़ियों से निकलकर बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो याद रखना बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो याद रखना सीतामढ़ी में सबसे पहले प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 24 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है प्रकाश के किस वैज्ञानिक गुण के कारण हीरे का टुकड़ा तराशे जाने पर अत्यधिक चमकदार दिखाई देता है? प्रकाश के किस वैज्ञानिक गुण के कारण हीरे का टुकड़ा तराशे जाने पर अत्यधिक चमकदार दिखाई देता है? तो याद रखना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो है जो टूटा हुआ टुकड़ा तराशे जाने पर हीरा का टुकड़ा तराशे जाने पर जो है अत्यधिक चमकदार दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। प्रकाश के किस वैज्ञानिक गुण के कारण हीरे का टुकड़ा तराशे जाने पर अत्यधिक चमकदार दिखाई देता है? तो याद रखना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो है जो हीरे का टुकड़ा जो है अत्यधिक चमकदार दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 25 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछे जा रहा है मुगल प्रशासन में मीर ए बहर नामक अधिकारी का मुख्य उत्तरदायित्व किस विभाग की देखरेख करना होता था। मुगल प्रशासन में मीर ए बहर नामक अधिकारी का मुख्य उत्तरदायित्व किस विभाग की देखरेख करना होता था। तो याद रखना है किस विभाग की देखरेख करना होता था, तो नौसेना और जलमार्ग प्रबंधन का जो है देखरेख करना होता था। क्वेश्चन नंबर 26 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछे जा रहा है रसायनों का राजा कहे जाने वाले सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन वर्तमान में किस सबसे पहले आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। रसायनों का राजा कहे जाने वाले सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन वर्तमान में किस सबसे आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। तो आपको याद रखना है संस्पर्श विधि, संपर्क विधि, कॉन्टैक्ट प्रोसेस द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है भारत के किस वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में जंगली पौधे विल्ड एस की एकमात्र जीवित आबादी पाई जाती है। भारत के किस वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में जंगली गधों विल्ड एस की एकमात्र जीवित आबादी पाई जाती है। तो याद रखना जंगली गधों विल्ड एस की एकमात्र जीवित आबादी पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कच्छ का रण घुरखुर अभयारण्य में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कच्छ का रण घुरखुर अभयारण्य में पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान भारतीयों के अधिकारियों के लिए लड़ते हुए किस वर्ष नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ते हुए किस वर्ष नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है वर्ष 1894 में। क्वेश्चन 29 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वर्ष 1894। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है मानव शरीर में पाया जाने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम भोजन के किस मुख्य अवयव को पचाने में सहायक करता है। मानव शरीर में पाया जाने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम भोजन के किस मुख्य अवयव को पचाने में सहायक होता है। तो याद रखना है भोजन के किस मुख्य अवयव को पचाने में सहायक होता है। तो आपको याद रखना प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है पाल वंश के किस शासक ने मुंगेर बिहार को अपनी नई प्रशासनिक और राजधानी बनाया गया था। पाल वंश के किस शासक ने मुंगेर बिहार को अपनी नई प्रशासनिक और राजनीतिक राजधानी बनाया था। तो आपको याद रखना है देवपाल ने। क्वेश्चन नंबर 31 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, देवपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का निर्देश दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का निर्देश दिया गया है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 44 के तहत। क्वेश्चन नंबर 32 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है रासायनिक विज्ञान में परमाणु की त्रिज्या को मापने के लिए सामान्यतः किस इकाई का उपयोग किया जाता है। रासायनिक विज्ञान में परमाणु की त्रिज्या को मापने के लिए सामान्यतः किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना सामान्यतः किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो एंगस्ट्रॉम का जो है उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। परमाणु की त्रिज्या मापने के लिए सामान्यतः जो है एंगस्ट्रॉम का उपयोग किया जाता है, एंगस्ट्रॉम का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध सकरी नदी बहती है जो अपने बार बार मार्ग बदलने के कारण स्थानीय क्षेत्रों में जानी जाती है। बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध सकरी नदी बहती है जो अपने बार बार मार्ग बदलने के कारण स्थानीय क्षेत्रों में जानी जाती है। तो आपको याद रखना है नवादा। क्वेश्चन नंबर 34 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नवादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है किसी चालक तार की लंबाई को दोगुना करने पर
उसके विद्युत प्रतिरोध रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी चालक तार की लंबाई को दोगुना करने पर उसके विद्युत प्रतिरोध रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखना है, उसके विद्युत प्रतिरोध रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। याद रखना आप सभी को, प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए बंदगान दासों के लिए एक विशेष विभाग की स्थापना की थी, क्योंकि उसके पास सबसे अधिक दास थे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए बंदगान दासों के लिए एक विशेष विभाग की स्थापना की थी, क्योंकि उसके पास सबसे अधिक दास थे। तो आपको याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 36 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है, भोपाल गैस त्रासदी 1984 के दौरान यूनियन कार्बाइड कारखाने से लीक हुई मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का सही रासायनिक सूत्र क्या है। भोपाल गैस त्रासदी 1984 के दौरान यूनियन कार्बाइड कारखाने से लीक हुई मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का सही रासायनिक सूत्र क्या है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का सही रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपको याद रखना है CH3NCO है। क्वेश्चन नंबर 37 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, CH3NCO। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है, भारत के किस राज्य में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो जंगली भैंसों और बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो जंगली भैंसों और बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 38 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, छत्तीसगढ़। चलिए क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई नेहरू रिपोर्ट का मुख्य लक्ष्य भारत के किस दर्जे की मांग करना था। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई नेहरू रिपोर्ट का मुख्य लक्ष्य भारत के लिए किस दर्जे की मांग करना था। तो याद रखना है, भारत के लिए किस दर्जे की मांग करना था, तो याद रखना है डोमिनियन स्टेटस अधिराज्य का दर्जा को मांग करना था। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई नेहरू रिपोर्ट का मुख्य लक्ष्य भारत के किस दर्जे की मांग करना था। तो याद रखना है, भारत की किस दर्जे की मांग करना था, तो डोमिनियन स्टेटस अधिराज्य की दर्जा को जो है मांग करना था। क्वेश्चन 39 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं RBC के निर्माण और परिपक्वता के लिए किस विटामिन की उपस्थिति सबसे अधिक अनिवार्य है। उपस्थिति सबसे अनिवार्य मानी जाती है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं RBC के निर्माण और परिपक्वता के लिए किस विटामिन की उपस्थिति सबसे अनिवार्य थी। तो याद रखना है, किस विटामिन की उपस्थिति सबसे अनिवार्य थी, तो विटामिन B9 की उपस्थिति जो है सबसे अनिवार्य थी, फॉलिक एसिड। याद रखना है, किस विटामिन की उपस्थिति सबसे अनिवार्य थी, तो विटामिन B9 की जो है उपस्थिति सबसे अनिवार्य थी, फॉलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 40 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।